हाँ हाँ दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज हमारे सामने है अवंतिका सक्सेना, जो वरिष्ठ रंगकर्मी भी है और सबसे बड़ी कानपुर की महान बात यह है कि ये हमारी पहली नारी है जो कि बीएनए किया है। और कानपुर में बहुत कम कलाकार हैं जो लेडीज नायिका जिन्होंने रंगमंच से बीएनए किया हो। मुझे बहुत गर्व है हमारे कानपुर को कि अवंतिका सक्सेना ने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अवंतिका जी। नमस्ते दादा। तो आपने कब से रंगमंच में कर रही हैं? दादा मैंने तो स्टार्ट किया 2004 से। 2004 में मैंने स्टार्ट किया और उससे भी कहें कि मेरी शुरुआत तो रंगमंच में बाद में हुई। पहले एक लोकल चैनल खुला था कानपुर का, तो मेरे यहाँ कोई भी बैकग्राउंड इसका था नहीं यहाँ से। तो मैंने देखा वो पहले जो लोकल चैनल नहीं आते तो उसमें एड रन होते थे, तो उसमें एक फोन नंबर पड़ा था किसी का। तो उन दिनों मोबाइल भी नए नए आए थे, तो मेरे पास था नहीं। तो मैंने उसमें नंबर भी ट्राई किया, तो कई बार मैंने ट्राई किया लेकिन उठा नहीं वो कॉल। तो फिर एक दिन मैं शाम को बैठी थी और लैंडलाइन से अपने मैं कॉल कर रही थी और मैंने कहा ये लास्ट टाइम है, अगर मैं करूंगी तो आपकी बार करूंगी, नहीं तो उसके बाद नहीं ट्राई करूंगी। तो फिर मैंने किया, पूरी रिंग गई और फोन नहीं उठा। उसके बाद थोड़ी देर बाद वहां से कॉल बैक आया। मैंने मोबाइल नंबर था तो कॉल बैक आया। फिर उन्होंने कहा फलाना एक वो बन रहा है हमारा सीरियल, लोकल सीरियल, तो उसके लिए रंगमंच के कलाकार चाहिए। तो मैंने कहा रंगमंच की कलाकार नहीं हूँ मैंने अभी तो कुछ नहीं किया। और मैंने अब ये भी बताया कि भैया मैं आज की लड़कियों की तरह ना तो सुंदर हूँ ना स्लिम ट्रिम हूँ, कुछ नहीं हो। पूरा मैंने क्लियर कर दिया। तो उनका नहीं ऑडिशन है और ये तो उसमें तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, आप आ जाइए। तो मैं वहां गई और वहां से जो मुझे टीम मिली, बाई चांस लकली मेरा हो भी गया वहां पे ऑडिशन, और वहां से जो मुझे टीम मिली तो वो कानपुर के पुराने पुरोधा रंगमंच कलाकार थे उसमें। तो उनसे फिर मैं यहाँ के रंगमंच से जुड़ी कानपुर से। और सबसे पहले मेरा जो प्ले था वो हुआ दर्पण कानपुर का रूप राजा। हाँ, तो दर्पण कानपुर के प्ले रूप राजा से मेरी एंट्री हुई। तो उसमें कौन निर्देशन थे? उसमें एनएसडी के पास आउट थे अरु व्यास, मिस्टर व्यास। हाँ, तो उससे मेरी शुरुआत हुई। फिर वहां से और कलाकार मिले। फिर दर्पण के अलावा और भी सारे मुझे ग्रुप्स पता चले कि थिएटर ग्रुप्स हैं यहाँ पर। तो इस तरह मेरी मतलब यहाँ कानपुर रंगमंच में शुरुआत हुई। आपने ओमेन जी के साथ भी शायद किया था, इसमें हमने शायद आपके साथ एक छोटा जी दादा, आपने किया था मेरे साथ। पहले रामलीला मैंने रामलीला में किया, वहां से आपसे मुलाकात हुई। फिर वो एक टेलीफिल्म सती भी बनी थी, उसमें भी आपके ग्रुप के हम सब उसी से जुड़े थे। जी। तो उसके बाद आप बीएनए कब गई? बीएनए गई दादा मैं 2009 में। एक्चुअली क्या था, मेरे घर में ये सब कल्चर था नहीं। तो मेरे फादर को ये था कि पढ़ाई तुम अपनी पूरी कर लो। तो 2009 में जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया तो फिर मैंने अपने फादर से कहा कि अब तो मैं अपने मन का करूंगी जो चाहूंगी। तो फिर मैंने एंट्रेंस दिया, मैंने एनएसडी का भी दिया सेम टाइम, लेकिन मेरे एमएससी के सेमेस्टर और एनएसडी का एंट्रेंस साथ में हुआ तो मैं उसकी प्रिपरेशन नहीं कर पाई। और फिर उसके बाद उसी साल मैंने बीएनए का दिया और लकीली फिर मेरा हो गया। तो मैं 2009 में बीएनए गई। तो कै साल का कोर्स था वहाँ पे? वहाँ 2 साल का कोर्स था। 2011 की मैं पास आउट हूँ। और आप लोग के आशीर्वाद से मैं वहाँ की टॉपर रही हूँ अपने बैच की। वो मुझे मालूम पड़ा। हाँ जी। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या 6 महीने क्या पूना में भी सिखाते हैं इसके? नहीं, 6 महीने ऐसा होता है कि एक फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स होता है जो हमारे 2 साल के लास्ट में होता है। क्या 2 साल वहाँ कंप्लीट के बाद जाते हैं? हाँ, मतलब 2.5 महीने लगे आपको? हाँ, ये आप 2.5 साल लगे मतलब? हाँ, 2.5 साल मेरे को लगे। और होता क्या है कि ये हम लोग के टाइम पे पूना के बजाय हम लोग कैलकाटा गए थे। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है, वहाँ गई थी मैं। ऐसा तो आप लोगों को एक फिल्म बनाने का मौका मिलता कि आप वहाँ पे फिल्म एप्रिसिएशन में आपको डायरेक्शन, एक्टिंग, कैमरा, एडिटिंग, साउंड, म्यूजिक, मतलब सब आपको 1 to all सिखाया जाता है, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की तरह कि आपको सब आ जाए, बीज डाल दें। फिर आपकी एक डिप्लोमा फिल्म बनती है। तो वो उसमें क्या आपको रोल के लिए कहा गया कि आपने डायरेक्शन किया? मैं जब बीएनए गई दादा तो मैं यहाँ पे तो एक्ट्रेस थी। यहाँ पे मुझे डायरेक्शन का इतना ज्ञान नहीं था। जब मैं बीएनए गई तो वहाँ पे मेरा इंटेलेक्ट था या मेरे लोगों ने जो मुझे सलाह दी तो उन्होंने कहा कि तुम डायरेक्शन की तरफ ज्यादा जाओ।
तो मैं डायरेक्शन की तरफ गई। तो जब मैं SRFTI गई तो वहां पे तो वो जो मेरी डिप्लोमा फिल्म बनी उसमें मैंने राइटिंग भी की, डायरेक्शन भी किया और उसमें मैंने एक्टिंग भी छोटा सा रोल किया। एक्चुअली जो उसके डायरेक्टर थे वो नेशनल अवार्ड थे सुभद्रो चौधरी। तो सुभद्रो चौधरी जी के ने वो फिल्म डायरेक्ट की, तो उनकी मैं एसोसिएट रही। हाँ, एसोसिएट रही। तो उन्होंने फिर एक छोटा सा उसमें रोल भी निकल के आया था। हमारी 20 मिनट की डिप्लोमा फिल्म बनी। तो वो बनाने के बाद वो देते नहीं आप लोगों को? नहीं है, हम लोग पास है। चलिए कब भेजिएगा तो जी जी जरूर जरूर जरूर। तो उसके बाद फिर आप लोग वहाँ से फिर वहाँ के बाद फिर आपको BNA आना पड़ा? फिर हम लोग आते हैं और फिर हम लोग का वो होता है वाइवा होता है। वाइवा के बाद हम लोग का रिजल्ट फिर रिजल्ट देते हैं। हाँ, तो वहाँ पे आप लोग रहते हुए आप लोगों को अभिनय से नाटक कराने सब वहाँ पे BNA एक बहुत ही अच्छा, जैसे मैं थी, मैंने किए बहुत सारे नाटक थे यहाँ कानपुर में, काफी साल किए रहे, क्योंकि 2004 से 2009 में मैं गई, लेकिन मैंने नाटक पढ़े नहीं थे जो देखा जाए। हाँ, यहाँ पे पढ़े नहीं, क्योंकि यहाँ का कल्चर क्या है ना दादा कि किसी ने कोई प्ले उठा लिया, हाँ, बस उसी में कर। अच्छा, एक प्ले के 20 शो करते रहते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है कि ग्रोथ नहीं है यहाँ पे, है ना। आपने बीज तो डाल दिया, लेकिन जो आजकल का अपग्रेडेशन चल रहा, अपग्रेड लोग चल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं वीक पढ़ रही थी बाहर, क्या बोलते हैं, जब मैं BNA गई, क्योंकि वहाँ बिहार के, पटना के, हाँ, दिल्ली के, पटना के, आपके हरियाणा के, शाहजहांपुर में तो बहुत ही ज्यादा होता है। हाँ, तो वहां जब आई तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे को तो कम आता है, ऐसा कुछ लगा मुझे। लेकिन वो थोड़ी सी मेरी पढ़ाई लिखाई थी, थोड़ा बैकग्राउंड था कि मैं वहाँ पे बच्चों के साथ कोप अप कर गई, तो इसीलिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि यहाँ पर नाटक पढ़ाने का भी एक रिसेशन होना चाहिए। जो पुराने, जैसे आधे अधूर मोहन राकेश के हो गए, बादल सरकार के हो गए, गिरीश कर्नाड के हो गए, मतलब जो तेंदुलेकर जी के हो गए, तो वो बच्चों को पता ही नहीं है। नहीं, हाँ, तो वो सही कह रहे हैं। यहाँ पे रंगमंच में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। जब तक आप अच्छी जगह जाएंगे तभी समझ में आएगा कि हम कहाँ पे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे क्या घंटे पढ़ाई करते थे आप लोग? वहाँ दादा ऐसा है कि सुबह 7 बजे से हमारी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। 7 बजे से? हाँ, 7 बजे से हमारी पहले योगा की होती है, योगा की या उसकी 7 से 8 1 घंटा लगभग उधर होती है। फिर हम लोग को छोड़ दिया जाता है। फिर हम लोग की 9 बजे से क्लासेस होती हैं। तो 9 बजे से हमारी पहले इंडियन क्लासिकल ड्रामा हुआ, वेस्टर्न ड्रामा हुआ, और हमारा आर्किटेक्चर हुआ, स्टेज मैनेजमेंट हुआ, उसमें डिफरेंट जो चीजें होती हैं, सबकी क्लासेस होती 5 बजे तक। तो लगभग 5 बजे तक होता है, बीच में 1 घंटे का इंटरवल होता है। हाँ, इंटरवल होता है। ये डेली, मतलब ये डेली है, ये रूटीन है एक्सरसाइज का। और उसके बाद अगर हमारा प्रोडक्शन कोई चालू होता है जिसमें प्ले, तो फिर वो 5 बजे के बाद से हमारा रिहर्सल चालू है। उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं। कई पूरी कुछ डायरेक्टर्स पूरी रात रिहर्सल कराते हैं। तो हॉस्टल भी पास ही में था? हॉस्टल उसी प्रेमाइसेस में। हाँ, इससे आपको ज्यादा परेशानी नहीं होती? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, लकीली मैं जिस साल गई उसी साल गर्ल्स हॉस्टल उस में बिल्डिंग में आया। हाँ, तब आपको परेशानी तो कुछ नहीं। खाने पीने का वहाँ मेस बच्चे ही रन करते हैं वहाँ पे। अच्छा। हाँ, वहाँ पे कुक दे रखे हैं, हमारे कुक दे रखे हैं, और बच्चे ही पैसे जोड़ते हैं, बच्चे ही अनाज लाते हैं, बच्चे ही मेन्यू डिसाइड करते हैं कि आज ये नाश्ता बनेगा, ये खाना बनेगा, ये वो बनेगा। और उसमें से ये होता है कि बच्चे हर 2-2 बच्चा 1-1 महीने मेस संभालता है, जैसे एक जूनियर बैच का, एक सीनियर बैच का। अच्छा, नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, दर्शक भी जानना चाहते, जो BNA में क्या आपको पैसे देने पड़े? नहीं, मेरा स्कॉलरशिप में हुआ। हाँ, मेरे तो क्या सबका होता कि नहीं, मैं ऐसा था कि मेरे टाइम पे पहले 12 सीटें होती थी, है ना। मेरे टाइम पे 20 सीटें हुई, तो 20 सीटों में 12 सीटें स्कॉलरशिप की थी और 8 सीटें नॉन स्कॉलरशिप की थी। तो नॉन स्कॉलरशिप को क्या देना पड़ता है? नॉन स्कॉलरशिप को आप समझिए जैसे जस्ट डबल फीस हो गई उनकी। जैसे हमें मेरे टाइम पे मैंने 16,000 जमा की थी 2 साल की, तो वो भी कट के हम लोग को 2,000 वापस हो गई थी, 14,000 हो गई थी। तो मेरे ख्याल से, मुझे सेल्फ फाइनेंस वालों का इतना मुझे पता नहीं है, लेकिन उनकी इससे डबल ट्रिपल होती है फीस, वो ले लेते हैं। हाँ, तो लेकिन अभी क्या हुआ, अभी क्या हो गया कि अभी सारी 20 की 20 सीटें स्कॉलरशिप में हो गई। स्कॉलरशिप में हो गई? हाँ। अच्छा, तो मतलब कितने पैसे देने पड़ेंगे उन लोगों को, बच्चों को? अगर नहीं, ज्यादा नहीं है दादा, और जितना, क्योंकि 2,000 पर मंथ के हिसाब से अब मेरे ख्याल से 2,500 हो गया स्कॉलरशिप जो वापस मिलती है। तो आप ये सोचिए, मैंने 14,000 दिया, लेकिन 2,000 पर मंथ के हिसाब से आप देख लीजिए, 48,000 है ना। 48,000 तो हमारे वापस ही हो गए ना, तो वो तो कवर ही हो गई। 14,000 तो हमारी निकल ही गई। सिक्योरिटी मनी कुछ जमा करनी पड़ती? हाँ, आपकी सिक्योरिटी मनी का क्या है कि वो सॉल्वेंसी के नाम पे लेते हैं। जैसे मेरे टाइम पे, मैंने तो 2009 का मैं बता रही हूँ, तो 30,000 रुपए सॉल्वेंसी के नाम पे होता है। तो सॉल्वेंसी में ये रहता है कि पैसा आपके पास ही रहेगा, लेकिन आप वो ले नहीं सकते, रिलीज नहीं कर सकते। वो आफ्टर करने के बाद आफ्टर मिल जाएगा, आपके नो ड्यूज सारे क्लियर होंगे तो मिल जाएगा।
और इवन मेरे ख्याल से कुछ बढ़ के ही मिलता है, क्योंकि वो FD टाइप का हो जाता है ना, तो थोड़ा बहुत 1-2 हजार बढ़ के ही आता है आपका। अच्छा। हाँ। तो रेंट, रहने का रेंट? रेंट, हाँ, हॉस्टल फीस कटती है। मेरे टाइम पे 600 रुपए थी। अच्छा। तो वो हमारे 2000 में से कट के आती थी। अच्छा अच्छा। अब क्या हो गई है, बढ़ गई? हॉस्टल फीस मुझे आइडिया नहीं अच्छा। है। हाँ, और हॉस्टल फीस का आइडिया नहीं है। एक्सरसाइज भी कराते उसके बाद? नाटक सब आपकी हमारे बीच बीच में समय पे गेस्ट फैकल्टीज आती हैं जो आपकी वॉइस एंड स्पीच की क्लासेस लेती हैं, म्यूजिक की क्लासेस लेती हैं आपके। नहीं, अगर स्पीच बच्चा अगर करना चाहे तो किस छूट, क्या छूट है आपके लिए। आप मतलब थिएटर में स्पीच जैसे हाँ, लोगों की बनाने के लिए घर में अगर प्रैक्टिस करे तो बच्चा किस तरह से स्पीच करेगा? स्पीच के लिए दादा बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। पहले तो टंग ट्विस्टर्स होते हैं। वो टंग ट्विस्टर्स जो होते हैं कि आपकी जबान खुले, ठीक है। आप वॉइस के लिए कई सारी एक्सरसाइज अभी तुम्हें चल के आ रही, तो मैं नहीं बता सकती। हाँ। कि पेट से कैसे आवाज हाँ, निकलेगी, या छाती से कैसे निकलेगी, गले से कैसे निकलेगी, या बिल्कुल नाक से कैसे आवाज निकलेगी। तो ये सब की बहुत सांस का खेल होता है। तो ये है, आप लाउड बोलिए, आवाज खोलिए, ओम करिए, जितना आप ज्यादा ओम करिए। ओम को आप या सुर लेके करिए, सा है। घड़े में थोड़ा सा साउंड के लिए ये सब हम लोग को नहीं बताया गया, घड़े वड़े वाला तो नहीं है, लेकिन हम लोग का बेस्ट ओम की प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा। आप या सा पकड़ के कीजिए। सा पकड़ के। हाँ, आप मध्य सप्तक के सांसें उठाइए। और एक चीज हम दर्शकों को बताना भी चाहेंगे और आपसे जानना चाहे, जैसे कोई लंबी आवाज में सांस टूट जाती है, हाँ। उसके लिए क्या करें? जैसे कोई हाँ, इसमें क्या होता है ना दादा, आप बड़ी बड़ी जैसे आप सांस लेते हैं, तो हम जब गले से बोलते हैं तो गले में कितनी सांस आएगी, या छाती से बोलेंगे तो कितनी सांस आएगी। तो इसीलिए लंबी सांस खींच के पेट तक आए, तो जब पेट से आवाज निकलती है तो वो ज्यादा लंबी चलती है। ज्यादा लंबी जी, क्योंकि कभी कभी देखा हमने, हाँ। बीच में डाला में सांस टूट जाती है। हाँ, तो इसलिए वो थोड़ा सा। और होता क्या ना दादा, हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं एक्चुअली। हम लोग घर पे भी रहेंगे तो बिल्कुल लेथार्जिक हो जाएंगे। यहाँ तो खाली यहाँ याद करते हैं और घर में नहीं करते। प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप जब जितना स्ट्रेट रहेंगे, जितना अपनी बॉडी को आप फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि बुढ़े का रोल है हम तने तने खड़े हैं, है, लेकिन वो ग्रेविटी, वो एनर्जी आपको मेंटेन करना आना चाहिए। जो आपके कहते हैं ना कि स्पाइनल कॉर्ड पे आपकी एनर्जी लेवल जो है वो बिल्कुल सस्टेन होना चाहिए। तो ये सब दादा एक्सरसाइज से ही आता है, ये एक्सरसाइज से ही आता है। तो कलाकारों का एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है आपकी। और कलाकार हैं तो उनको वोकल, वॉइस एंड स्पीच की वोकल एक्सरसाइजेस, आपका स्टैमिना बहुत होना चाहिए। तो ये सब बहुत जरूरी है। एक्चुअली क्या है, हम लोग का कोई भी प्ले शुरू होता था, जैसे रिहर्सल, तो उससे पहले वार्म अप होता था। तो वार्म अप क्या रनिंग करा के करते थे? नहीं, वो डिफरेंट ऑफ स्टाइल्स थे कि उसमें आपका कोई एक चीज नहीं कि रनिंग है। अब पता चला कई डायरेक्टर्स होते हैं जो उठाते कूदाते हैं, एक्सरसाइज कराते, जम कराते हैं, ब्लड सर्कुलेशन चले। दूसरा कुछ होते गाने लगा देते हैं, हाँ, डांस करो। डांस करो। तो वो वार्म अप के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आप लोग किस तरह से करते थे? अरे दादा, अलग अलग डिफरेंट तरीके के डायरेक्टर, उनके अलग अलग तरीके। तो हम लोग को तो पता ही था कि वार्म, तो हम लोग जाने से पहले ही वार्म अप होते थे। लेकिन करना तब भी पड़ता था, करना पड़ता था, तब भी करना पड़ता था। स्टार्टिंग शुरू करने से पहले वार्म अप होना, वार्म अप नेसेसरी है। उससे क्या होता है कि आदमी की जो एनर्जी है, आलसपन दूर हो जाता है। या तो आते ही रिहर्सल शुरू हो जाता, तो फिर आदमी उस स्पीच से नहीं बोलता। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना दादा, यहाँ पे भी जैसे हम लोग भी आते हैं, मैं भी करती रही। अब का दौर मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे मैं पहले भी थी। तो अब बताइए, जैसे कई सारे सीनियर्स होते तो ऑफिस से आ रहे हैं, है ना, कोई घर का निपटा के आ रहा है। अब उससे कहा जब वार्म अप करो, तो वो दिन भर तो वैसे ही एग्जॉस्ट हो चुका है ना। तो वो चीजें होती हैं जो बाहर और एक एकेडमी में डिफरेंस आता है। हाँ, थोड़ा रहेगा, रहता। हाँ, वो है। चलिए, और फिर आपने यहाँ पे सीखने के बाद, आने के बाद आपने सुना कुछ डायरेक्शन कहीं किया? हाँ दादा, मैंने उसकी भी एक कहानी हो गई है। तो एक्चुअली मैं तो जब आई थी यहाँ पर, तो मुझसे ये दर्पण के राकेश दादा हैं, राकेश वर्मा दादा, और रौदगी जी ने, तो रौदगी जी ने कहा कि तुम आई हो अब सीखे, तो तुमको एक प्ले लिखो और डायरेक्ट करो उसको, और मैं दर्पण से कराता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने एक प्ले लिखा वहाँ पर, खारा सोना करके मैंने एक प्ले लिखा, मारवाड़ी टच पे है। तो मैंने जब लिख लिया, रेडी हो गई, मेरी स्क्रिप्ट हो गई, तो मैं रौदगी जी के पास गई, राकेश दादा भी थे। तो मैंने कहा कि सर ये तो हो गया है, अब स्टार्ट करें इसकी सारी चीजें। उस समय BA सर ने उसका म्यूजिक देने के लिए भी मैंने उनको रेडी कर लिया था, तो वो म्यूजिक के लिए BA सर थे।
तो फिर जब मैं उधर गई, अब तो खैर गुजर के चुके हैं बबलू भैया, तो उन्होंने तो बिल्कुल ही मुझे सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी कोई नया आके करेगा। हर आदमी किसी को चाहता है कि नया को चांस है ना कि आके हालांकि ये बातें नहीं करनी चाहिए मुझे, लेकिन हाँ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी संस्था कैसे बनी वो मैं बता रही हूँ। तो मुझे ये नहीं था कि यहाँ पे 10 संस्थाएं हैं तो मैं अपनी 11वीं और खोलूं, लेकिन ऐसा मेरा कुछ नहीं था। तो फिर जब उन्होंने एकदम से ये कह दिया कि कोई नया आया है तो उसको चांस कैसे है ना, और अभी तुम करो देखूं तो हर कोई जाके डायरेक्ट दिखावा में। हाँ तो ऐसी चीज हुई तो फिर मुझे बड़ा शौक लगा, मुझे लगा कि मैं उन्हीं के ग्रुप से निकली, ठीक है, थोड़ा आगे गई भाई। और आपने 2 साल समय दिया है थिएटर सीखने में। आप भी जब बुलाते हैं नजदीक से तो वही तो बुलाते होंगे। हाँ तो मुझे बुरा लगा। अच्छा फिर मैं गई बाकी लोगों के पास, तो मुझे ये था कि नाटक अगर मैं करूंगी तो मैं कर ले जाऊंगी। तो फिर मैंने अपनी फिर संस्था मेरी नात करके है, नॉर्दर्न एकेडमी ऑफ एडवांस ड्रामा। अच्छा बनाया आपने। हाँ फिर अच्छा उसमें भी कमाल ये हुआ कि मेरा कानपुर में शो नहीं हो पाया, उसका पहला शो जो मेरा कानपुर में। नहीं तो ये जो मैं सहयोग सहयोग देने की बात हुई, लेकिन वो फिर क्या हुआ ना कि वो धीरे धीरे बैकफुट पे सब चीजें हो गई, क्योंकि दर्पण ने खींचा पहले, फिर वो सारी चीजें। तो हालांकि रोदगी जी के उससे सहयोग से मुझे काफी हमेशा मिला, तो उनसे ये मिला कि मैंने फिर बीएनए जाके ये प्ले किया अपने, क्योंकि बीएनए में तो मुझे एज ए स्टूडेंट कंसेशन मिलता है। हाँ। तो मैं वहाँ सब चीज और मेरी गुडविल भी थी। हाँ, तो फिर रोदगी जी के सौजन्य से मुझे यहाँ से जाने के लिए बस प्रोवाइड हो गई, हाँ कि मैं अपनी टीम लेके जाऊँ। हाँ तो मेरा पहला प्ले बीएनए में ही हुआ डायरेक्ट एज ए डायरेक्टर। फिर उसके बाद कौन सा नाटक था वो खारा सोना। हाँ। कितने पात्र थे उसमें? वो दादा उसमें पात्र तो ज्यादा नहीं है, 6-7 पात्र। हाँ वो फिर क्राउडेड है ऐसा, मतलब वो तो म्यूजिकल ड्रामा घंटा सवा घंटे का म्यूजिकल ड्रामा है। तो उसमें मैंने हरदोई में से इसी नाटक की वर्कशॉप ली, संगीत नाटक एकेडमी से। तो वहाँ पे आपको मैं बताऊं कि 10-12 साल के बच्चे से लेकर 40 साल के लोग ऑन स्टेज थे और एक साथ 40 लोगों की टीम थी। मंच भी बहुत बड़ा होगा। हाँ मंच तो बड़ा था, जैसे कमानिया लाजपत भवन तो ले लें, उससे भी बड़ा। वहाँ पे रसखान प्रेक्षा गया है हरदोई में। यही नाटक किया आपने? खारा सोना किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने और किए, मैंने अभी 2 साल पहले ही बीएनए की एक वो थी वर्कशॉप, तो बीएनए वर्कशॉप से मैंने एक और अपना ही लिखा नाटक गड़ा बाजरा वो किया। और यहाँ पर हरिश्चंद्र दादा हैं नकारे वाले, तो उनकी जो नौटंकी कला केंद्र है उससे एक नौटंकी थी ये सत्यवान सावित्री। अच्छा। तो वो भी डायरेक्ट की मैंने नौटंकी बेस पे। हाँ नौटंकी बेस को उसमें मैंने डायरेक्ट किया। उसमें रोदगी जी ने कहा कि जरा तुम थोड़ा सा वो कर दो, तो फिर मैं गई, तो फिर दादा भी खुश हो गए, हरिश्चंद्र दादा भी वो पुराने से मुझे जानते हैं। हाँ हम लोग ने रामलीला में किया था उनके साथ। जी हाँ जी तभी साथ रहा। हाँ तो वो किया उसके बाद। जी उसके बाद वो किया। मतलब आपने कई नाटक वर्कशॉप आपने बीएनए से आपको वर्कशॉप में मिला कि यहाँ जाके वर्कशॉप कर? नहीं तो बीएनए से वर्कशॉप में गड़ा बाजरा किया। हाँ कानपुर में। अभी वहाँ से जुड़ी हुई है तो आपको मिलता है अभी काम? अब तो खैर लॉकडाउन में। हाँ लॉकडाउन में हाँ रुक गया। और दूसरा क्या हुआ दादा कि मैं फिर मुंबई चली गई, मैं 2014 में। हाँ बताया था। वहाँ पे क्या रहा आपका? वहाँ मुंबई जब गई तो थोड़ा थिएटर से, क्योंकि मुंबई जाने से पहले 2013 में मैं बीएनए रिपेट्री में थी। अच्छा। तो 1 साल मैंने बीएनए रिपेट्री किया, फिर रिपेट्री करने के बाद फिर मैं 2014 जनवरी में मुंबई गई। तो मुंबई में भी मैंने एज अ डायरेक्टर ही, मतलब एसोसिएट और असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम शुरू किया। और ये सीरियल आता था जी पे लौट के आजा, नहीं डोली अरमानों की, सॉरी लौट के आजा तो पहला था, डोली अरमानों की। तो डोली अरमानों की भी मैंने एज एन एडी काम किया। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि वहाँ का जो सीरियल का डायरेक्शन का वो है, हाँ, वो बहुत हैक्टिक है, वो मतलब उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा टाइम है। फिर मेरा राइटिंग स्किल भी था, तो किसी ने कहा तुम राइटिंग में चली जाओ। तो मैंने जैसे राइटिंग का सोचा तो मुझे राइटिंग के लिए भी काम मिलने लगा, असिस्टेंट एज एन असिस्टेंट ही मिला। हाँ तो फिर मैंने राइटिंग से स्टार्ट किया। तो फिर मैं अभी वहाँ पे स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटर हूँ। तो बॉम्बे से चली क्यों आई आप? अच्छा कोरोना की वजह से चली? अभी तो हाँ लॉकडाउन में आ गई। हाँ। तो कहाँ रहती थी बॉम्बे में आप? कहाँ रह रही? दादा मैं मलाड में थी। मलाड में अभी भी मेरा रेंट वही जा रहा है। रेंट जा रहा है? हाँ। तो अकेले हैं कि आपके? नहीं मेरा अकेला 1 रूम किचन फ्लैट है, मैं अकेले ही हूँ। भगवान की कृपा रही, आप लोग का आशीर्वाद रहा कि मैं जब 2014 में गई तो ही मैंने रूम अपना ले लिया था। और मतलब रेंट गोविंद नगर की तरफ इधर? गोविंद नगर कहाँ, मलाड में गोविंद ऊपर का कोने में एकदम बहुत। नहीं मेरा मलाड है, ये जन कल्याण नगर भूमि पार्क के तरफ। हाँ जन कल्याण नगर, ये एकता नगर है, एकता नगर है उसके पास।
तो वो पूरे फ्लैट है उसमें? हाँ हाँ ऊपर सेकंड फ्लोर? हाँ, वो 1 रूम किचन फ्लैट है, उसमें 5th फ्लोर में। हाँ लिफ्ट है? हाँ हाँ दादा, वहाँ 7th फ्लोर की बिल्डिंग से तो लिफ्ट सब है। नहीं, 4 के बाद देते हैं लिफ्ट, 4 तक नहीं देते। हाँ 4 वाले में नहीं देते वो, लेकिन अब 4 बनती नहीं है, अब उससे ज्यादा ही उससे बनती ज़्यादा है। बनती है। हाँ वही हमने कहा कि चलिए। और ये आपसे ये भी जानना चाहते हैं, फिर आपने BA वहाँ से जो कलकत्ते गए, कलकत्ते में आपने 6 महीने रहे? 6 महीने नहीं हाँ। था हमारा, थोड़ा कम था, हमारा 2 महीने का था। अच्छा हाँ। नहीं 6 महीने अब नहीं होता है पहले actually। 6 महीने का था, पहले पूना में था। पूना में नहीं, पूना में भी क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम कम होने लगा। होता क्या है ना कि पूना का प्रॉब्लम ये था कि वहाँ के खुद के स्टूडेंट्स रहते थे, प्लस हम लोग भी पहुंच जाते थे इंस्टीट्यूट के, तो उन लोग को मैनेज करना डिफिकल्ट होता था। अच्छा। और वो लंबी लंबी डिप्लोमा फिल्म में, और फिर हमारी क्लासेस भी मैनेज हो, तो इस तरह करके उन्होंने टाइम पीरियड्स कम करने लगे। तो फिर हम लोगों ने SRFTI का किया कि चलिए अब वहाँ पे, क्योंकि वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था जो कि पहले मिलता आ रहा था, तो SRFTI में हमारा फर्स्ट बैच किया, तो उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, लेकिन उनके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो हम लोग का बहुत लंबा सेशन नहीं रहा, हमारा 2 महीने का था। उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं वो। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन उन्होंने जो उनका जो सेटल था पूरा कोर्स और वो सारी चीज़ें और तरीका उनका बहुत डिफरेंट था, तो ये रहा कि हम लोग का तो एक्सपीरियंस बढ़िया रहा वहाँ का SRFTI का, बहुत बढ़िया। और खाना पीना कोई असुविधा खाना पीना कुछ भी नहीं, हम लोग को एकेडमी से भी पैसे मिले थे, मतलब हम लोग का खुद से नहीं लगता, खुद से नहीं लगता। एकेडमी भेजती है, एकेडमी रहने ठहरने का आपका व्यवस्था एक करती सुविधा है। ये है हाँ कि आप काम करिए और हाँ, कोई बस परेशानी हम लोग को नहीं। मतलब पैसे की क्राइसिस कभी ये नहीं हो कि अपनी जेब से पैसा जेब से गया, वो नहीं किया हमने। 2 साल में जो सीखा या वो किया तो वहां से मिल ही गया। तो अब ये बताइए कि जैसे कि अब यहाँ कानपुर से कोई बच्ची जाना चाहे हाँ जी। तो उसके लिए क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, जरा बताइए दर्शकों को। जी, वैसे कानपुर से मैं पहली नहीं हूँ, मुझसे पहले एक मेरी ही सीनियर रही है 2005 की, कामनी दुबे करके। बाकी रंगमंच में यहाँ आपने जो इन्होंने भी दर्पण में काम किया है। अच्छा, कामनी जी ने, तो मेरी में कामनी मैम हुई, तो उनके बाद फिर मैं गई, और फिर अभी मैंने देखा कि लास्ट 2 साल में एक और लड़की BA होके कानपुर की गई, और इवन आपको महिमा मिश्रा करके लड़की अच्छा, है। हाँ, और आपको मैं एक कमाल की बात बताऊं दादा, मेरे बैच में 4 लड़कियां थी, उसमें से 3 कानपुर की थी। अच्छा, तो सेलेक्ट कर हाँ, 3 सेलेक्ट ऐसे हुई कि वो दोनों जो थी, एक फैशन डिजाइनिंग किए थी और एक कथक सीखे थी, लेकिन उन लोगों ने थिएटर कानपुर में कभी हाँ, नहीं वही किया। कहा, थिएटर में पहली बार आपको हमने देखा कानपुर में पहली महिला है जो। वैसे तो बहुत लोग हैं सीखने के शौक अच्छे हैं, तो क्या उसके लिए प्रॉपर तैयारी क्या करनी है? प्रॉपर तैयारी दादा सबसे बड़ी ये है कि आप पढ़िए, नाटक पढ़िए, नाटक पढ़ेंगे, वैरायटी ऑफ नाटक पढ़िए, बड़े बड़े राइटरों के नाटक पढ़िए, उसकी जो स्पीचेस होती है उसको बोलने का, उसको आप मोनोलॉग्स होते हैं उनके एक्सरसाइज कीजिए। तो ये जब आप तैयार करेंगे ना तो आप में कॉन्फिडेंस एक बिल्डअप होगा। अभी क्या होता है ना, ये नहीं होता कि एक शो हमारा सक्सेसफुल हो गया तो हम बहुत बड़े कलाकार हो गए, जो आजकल की जनरेशन की प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैंने कई बार नोटिस किया है कि 2 नाटक करेंगे आप सीधे मुंबई पहुंचेंगे। वही हम दर्शकों से बार-बार कह रहे हैं कि आप 2 नाटक किए आपने, आपके बहुत अच्छे हो गए, तारीफ मिल गई, तो आप सोचे कि आप एक्टर हो गए और आप पहुंच गए मुंबई। लेकिन आप जब मुंबई जाते हैं तो वहां पर आप खो जाते हैं, क्योंकि आप जड़ से तो वो है ना, कमजोर हैं। तो अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको धीमे चलना होगा और आपको सीखना होगा। सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत नहीं। तो वही हमने आपसे कहा ना भी, तो क्या कई नाटकों में नाटक करने के बाद सर्टिफिकेट क्या लगता है, क्या में जाने के लिए? नहीं, सर्टिफिकेट तो वो मांगते हैं, ग्रेजुएशन तो लेते हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए और 10 नाटक लगभग किए, 8-10 नाटक किए होने चाहिए। और उसमें तो और भी है कि आप डायरेक्टेड कौन से, आपके एक्टिंग वाले कौन से, आपने लिखे कौन से, ये भी फॉर्म में आते हैं। और प्लस आप में एक्टिंग स्किल, गाना जितना आप फोक जानते हो, जितना आप वो हो, तो उतना ही अच्छा है। इंटरव्यू का राइटिंग में होता है कि वाइवा में? दोनों में, रिटर्न में भी होता है। अब ऐसा हो गया BA में कि पहले रिटर्न होगा और वाइवा होगा, उसके बाद कुछ बच्चे सेलेक्ट होंगे, उनकी 1 या 2 दिन की वर्कशॉप होगी और वर्कशॉप के बाद फिर सेलेक्ट होते हैं फाइनल। फिर सेलेक्ट होता है, वो उसमें देखते हैं ना, उसमें भी निकालते हैं ना। जी जी जी। पहले कितने लेते हैं? 20 ही ले रहे हैं? 20 लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो 70 के करीब लेते हैं वर्कशॉप में। वर्कशॉप 70, उसमें से 20 फिर निकालेंगे। वो वर्कशॉप कितने दिन की होती है? वो 1 या 2 दिन की होती है। उसमें वो जज करते हैं किसको क्या करना है, या कौन अब फाइनल में जाएगा। हाँ जी। ये तैयारी कर, मतलब 8-10 नाटकों की तैयारी कर
आपके किए होने मंचित होने चाहिए। और ग्रेजुएशन गला गाने आने का। हाँ, ये अगर आपको आता है, आप में कोई भी स्किल है जो नाटक से संबंधित है, भाई कोई नहीं गा पाता, नहीं कर पाता, लेकिन स्टेज डिजाइन बहुत अच्छा करता है ना, मंच निर्माण बहुत अच्छा करता है, तो या फिर कोई कॉस्ट्यूम का जिसमें स्किल है कि हाँ क्या है, तो वो भी आपके वो हैं। अरे जो वाइवा में इंटरव्यू लेते हैं उसमें कई लोग बैठते हैं? उसमें दादा कम से कम 3 लोग तो होते ही हैं। 3 लोग होते हैं, और बड़े बड़े लोग, जैसे मेरे टाइम पे तो मुद्रा राक्षस जी थे। अच्छा, मुद्रा है। हाँ, और वहाँ के तो थे, जुगल सर थे, सूर्यकांत, हाँ वो तो थे भी है। हाँ, नहीं वो थे, और हाँ, और ये हमारे सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ जी थे, बाबा, हाँ बाबा दादा थे, और भी कई सारे लोग थे, और शायद मेरे ख्याल से संजय उपाध्याय जी थे। अच्छा। हाँ, तो बड़े बड़े पुरोधा थे। और जी तो इप्टा में काफी, इप्टा में है ना वो। जी, तो सब काफी परिचय रहा। हाँ। तो अभी थोड़े दिन हुए हैं, साल भर से ज्यादा हो गया, उनका देहांत हो गया। जी, और वहाँ के टीचर्स तो रहते हैं, जैसे चित्रा बाहर दिल्ली से कोई नहीं आता जी, दिल्ली से तो नहीं, दिल्ली से भी आते हैं, जो जिसकी व्यस्तता जैसी होती है उसके हिसाब से आते हैं। हाँ, कई सारे लोग आते हैं। अंकुर जी पहले आते थे। हाँ, अंकुर जी अब थोड़े वो मतलब एजेड हो गए हैं। हाँ, या पहले तो NSD से और 4-5 लोग बैठते थे, वही अभी भी बैठते हैं जैसे, और तो अब तो और कौन आता है, तो हाँ वो समझ गया आपके टाइम में। कुछ समय राजकिशोर जी थे। जी। और अब आपको आगे क्या करने का विचार है? क्या आप इसी लाइन को आगे बढ़ाएंगी, दादा? राइटिंग की या डायरेक्शन की? हाँ, कोशिश तो मेरी यही है कि फिल्म में ही जुड़ जाएंगे आप। नहीं, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं फिल्म ही करूंगी। मैं तो चाहती हूँ कि मैं साल में कम से कम 1 प्ले तो करूँ। हाँ। तो मैंने वहाँ पर मुंबई में भी एज एन एक्ट्रेस, क्योंकि मैंने वहाँ पे मुंबई में कभी एक्टिंग का काम वो नहीं किया, मैं या तो डायरेक्शन में नहीं या राइटिंग में रही, तो स्टेज पे मैंने एज एन एक्ट्रेस, एक हम लोग का है मेरा पति सलमान खान, कॉमेडी प्ले है। अच्छा, तो वो मैं करती हूँ। अच्छा, कॉमेडी है। हाँ, वो कितनी देर का है वो दादा? 1-1.5 घंटे का है। कितने पात्रों का है? उसमें भी 6-7 पात्र होंगे। तो आप उसमें पृथ्वी थिएटर में क्यों नहीं करती? नहीं, पृथ्वी थिएटर में भी दादा करेंगे। अभी तो एक्चुअली क्या है ना, मुंबई में बहुत भीड़ है, और सब बड़े डायरेक्टर्स हैं। फिल्म लगी हाँ, तो उनकी डेट्स ही नहीं मिलती पृथ्वी वगैरह, और उनके चार्ज भी नो डाउट बहुत ज्यादा है। तो थिएटर का हर जगह, और हिंदी थिएटर का खासतौर से बड़ा बुरा हाल है। तो मराठी बहुत चलता है। मराठी रिच है, गुजराती रिच है, बांग्ला रिच है, तो और या साउथ के थिएटर रिच है। तो हिंदी का मीन ये है ना, क्योंकि बॉलीवुड आ गया, बॉलीवुड के चक्कर में ना हिंदी थिएटर दब गया। ये चलिए, और अभी बस जैसे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद तो आप वहीं जाएंगे ना? जी, अभी तो थोड़ा कंफ्यूजन है कि अगले महीने को जाऊं या फिर दिवाली बाद जाऊं। हाँ, थोड़ा सा अभी तो बहुत बढ़ा हुआ है कोरोना, इसलिए चलिए आप इतना हमारे समय दिया, और अरे नहीं दादा, थैंक यू कि जो आप आए हमारे, और सबको बताया भी थिएटर के बारे में, उसके बारे में। एक छोटा सा भेंट मैं आपको देना चाहूँगा। अरे नहीं, बिल्कुल आप इतना मतलब ये प्रयास करें, यही अच्छी चीज है। मैं जो मतलब इंटरव्यू के नाम से डर रही थी, मैंने किया ही नहीं है, तो मैं इंटरव्यू क्या दूं? थैंक यू सो मच।